आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। और ये भी साथ ही साथ हम आशा करते हैं कि हमारे प्रयास से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो। उसी के लिए आज का ये प्रैक्टिस सेशन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप पहले से इन प्रैक्टिस सेशनों में जुड़े हुए हैं तो ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन आ चुके हैं, जिसमें हमने CDP और पेडागोजी वाले पार्ट को कवर अप किया है। और पेडागोजी में स्पेशली हम सारे सब्जेक्ट के जो पेडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चंस हैं उनको कवर करते हुए चल रहे हैं। और आज का जो सेशन है उसमें हम जिस सब्जेक्ट की पेडागोजी को कवर करेंगे वो है आपका साइंस, क्योंकि ऑलरेडी हम आपकी EVS पेडागोजी को कवर कर चुके हैं। तो अब बारी है हमारे साइंस पेडागोजी को कवर करने की। तो साइंस पेडागोजी से रिलेटेड आपके जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जामिनर द्वारा आपको दिए गए थे, उन्हीं की हम प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे कि साइंस से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर अभी तक हमसे पूछता आया है। इससे एक बेसिक आइडिया ये लग जाएगा कि एक्चुअल में जो क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो भी एग्जामिनर के द्वारा डिज़ाइंड होंगे, तो उसकी बेसिक मेंटलिटी का हमें पता चले और उसके हिसाब से हम अपने आप को तैयार करें। तो बिना देरी करे बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन की ओर। अगर आपने पिछले सारे प्रैक्टिस सेशन देखे हैं और आपका कोई डाउट है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रैक्टिस सेशंस की अगर आपको क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो वो भी आसानी से आपको पेडल अप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसकी या तो आप ये QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी बाइलिंगुअल क्वेश्चन है जैसा कि अभी तक होता आया है। बस वन टाइम में अगर जो क्वेश्चन बड़ा होगा वो एक बार में एक ही लैंग्वेज में शो होगा, तो इतना आपको करना होगा। बाकी जो PDF आपको क्वेश्चंस की मिलेगी उसमें आपको देख सकते हैं कि दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बाकी मैं एक्सप्लेन कोशिश करता हूँ कि हिंदी में किया जाए और इंग्लिश में भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो आप इसको थोड़ा मैनेज करिएगा। कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास said that bacteria is the only kind of microorganism which of the following remedial action would be best suited to clarify the micro misconception। मतलब आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं, एक बच्चा ऐसा है जो कहता है जो बैक्टीरिया होते हैं वही केवल जो सूक्ष्मजीव हैं उनके अंदर केवल और केवल बैक्टीरिया ही आते हैं। अब आपने जब ये चीज़ सुनी तो ये कहीं ना कहीं आपको पता है कि एक मिसकंसेप्शन है। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया ही ऐसे प्राणी हैं जो सूक्ष्म रूप में पाए जाते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए एज अ टीचर आपका क्या रोल होगा, आप क्या एक्शन लेंगे। टीचर ब्रिंग्स अ मशरूम एंड एक्सप्लेन वाई इट इज़ अ फंगी। मतलब आप मशरूम लाएंगे फिर बताएंगे अच्छा ये बताओ ये फंगस क्यों है या फंगी क्यों है। टीचर ब्रिंग अ पाउंड वाटर सैंपल एंड मेक द स्टूडेंट ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। मतलब एक कहीं ना कहीं तालाब से थोड़ा पानी भर के लाएंगे और बच्चों से कहेंगे माइक्रोस्कोप की मदद से इसको ऑब्जर्व करिए, एनालाइज करिए। या टीचर ब्रिंग अ ड्रग ड्राइव्ड फ्रॉम अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मेक स्टूडेंट ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। मतलब आप एक किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ ड्रग लाएंगे, दवाई लाएंगे और बच्चों से माइक्रोस्कोप की मदद से उसे ऑब्जर्व करने के लिए कहेंगे। अदरवाइज आप टीचर ब्रिंग द रूट नोडल्स of the leguminous plant and make student observe it under a microscope। या आप प्लांट की जो रूट है वो लेके आएंगे और बच्चों को माइक्रोस्कोप की मदद से इसे ऑब्जर्व करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ जो बच्चे की मिसकंसेप्शन है वो किसको लेकर है, वो आपके कहीं ना कहीं बैक्टीरिया की काइंड्स को लेकर है, कि वो ऐसा मानता है कि जो सूक्ष्म जीवों की अंतर्गत जो चीज़ आती है वो ओनली बैक्टीरिया ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझने पहला तो आप कहो नहीं कि मशरूम आप दिखा देंगे तो मशरूम तो दिख रहा है, बस उससे ये पता थोड़ी चला कि सूक्ष्म जीवों में आपका बैक्टीरिया ही आते हैं या नहीं आते। बट अगर आप किसी तालाब का पानी भर के बच्चों को माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्व करने के लिए कहेंगे तो उस तालाब के पानी में कई तरह के बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है उस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए। अब बाकी जो नीचे के दो हैं, हो सकता है आपका आंसर उनमें से एक हो, वो क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि अगर आप किसी पर्टिकुलर ड्रग में जो एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया से बना हुआ होगा उसको लेके आएंगे तो उसमें केवल उसी के लक्षण दिखाई देंगे, ना कि अदर उसकी स्पीसीज़ के, है ना। और बात करें अगर रूट नूडल्स लाएंगे आप किसी लेगुमिनस प्लांट का तो उसमें भी सेम कंडीशन होगी। इसलिए बाकी के जो नीचे के थर्ड एंड फोर्थ है वो हमारा ऑप्शन नहीं बनेंगे। ये आपका हिंदी वाला रहा। अगला क्वेश्चन बात है, जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस कुड इंटेल विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आप अपनी साइंस क्लास में एक जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी का यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे। गिविंग मोर अपॉर्चुनिटी टू द गर्ल्स, मतलब लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे। या यूजिंग जेंडर सेंसिटिविटी रिसोर्सेज इन द क्लास, या आप जेंडर जो सेंसिटिविटी रिसोर्सेज हैं उनका अपनी क्लास में यूज़ करेंगे। या डिस्कसिंग करेंगे स्टीरियोटाइप अबाउट साइंस, मतलब साइंस में कैसे रूढ़िवादिता देखी जाती है, शामिल होती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। या अरेंज रेमेडियल क्लासेस फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ सेपरेटली, या आप मतलब लड़की और लड़के के लिए अलग अलग सेपरेटली रेमेडियल क्लासेस को अरेंज करेंगे।
तो देखिए अगर आप कहीं ना कहीं जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी अपनी क्लास में, साइंस क्लास में लेके आना चाहते हैं, तो आपका सेपरेटली अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको क्या दिखा रहे हैं, ये चीज़ दिखा रहे हैं कि वो हम जेंडर स्टीरियोटाइप लेके चलते हैं। तो आपका ये जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी की क्लास हुई नहीं, पहली बात। अब बात करते हैं अगर आप केवल लड़कियों को ही अवसर मुहैया उपलब्ध करा रहे हैं तो ये बात भी अपनी जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि यहाँ केवल और केवल गर्ल्स की आप बात कर रहे हैं। अब बात करें अगर आप रिसोर्स को, जेंडर सेंसिटिविटी रिसोर्स को यूज करते हैं तो उस जेंडर में आपका गर्ल्स भी आएगा और बॉयज़ भी आएगा। साथ ही साथ अगर आप स्टीरियोटाइप की बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं क्लास में, तो उसमें दोनों लोग पार्टिसिपेट करने का, दोनों को समान अवसर मिलेगा, जिसे आप कह सकते हैं कि जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी आप यूज़ कर रहे हैं अपनी साइंस क्लास में। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। और ये हिंदी वाले के जो ऑप्शन है वो आपके सेम यही रहेंगे, क्योंकि वहाँ जगह ना रहने के कारण सेम ऑप्शन दिए गए, तो आप इतना समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देयर आर 4 बिलो एवरेज स्टूडेंट इन अ क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल बी मोस्ट इफेक्टिव टू ब्रिंग देम एट पर विथ द अदर स्टूडेंट। मतलब अगर आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं और आप जानते हैं कि उस क्लास में 4 बच्चे ऐसे हैं जो बिलो एवरेज बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी कैसी स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे जो ज़्यादा इफेक्टिव हो उन बच्चों के लिए। उन्हें फ्रंट रो में बैठने के लिए कहेंगे, उन्हें सुपरवाइज़ करेंगे, या उनके वीक एरिया को फाइंड आउट करेंगे और उस कहीं ना कहीं आप उन्हें रेमेडियल मेजर करें, रेमेडियल टीचिंग देंगे, या इंश्योर करेंगे कि वो रोज़ स्कूल आएँ, या एडिशनल असेसमेंट के लिए उन्हें होमवर्क देंगे। तो एज अ टीचर आपका ये रोल होना चाहिए, पहले तो आप ये जानेंगे कि उनका वीक एरिया आखिर है क्या, है ना। तो ऐसा नहीं है बिलो एवरेज हैं तो हर चीज़ में बिलो एवरेज ही होंगे, कुछ एरिया ऐसे होंगे जिसके कारण वो मेजॉरिटी एरिया कवर करके आप ये टैग लगा रहे हैं कि वो बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं। तो पहले तो उन एरिया को फाइंड आउट आपको करना होगा कि कौन से ऐसे एरिया हैं इनकी कहीं ना कहीं लर्निंग उनकी कम हो रही है। साथ ही साथ जिनमें लर्निंग कम हो रही है, अगर आप रेमेडियल के थ्रू उनका कहीं ना कहीं उपचार या उस समस्या का समाधान कर सकते हैं तो आप वो स्टेप लेंगे। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, है ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन स्टेप्स दैट आर अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू सॉल्व अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। मतलब आपको ये बताना है साइंटिफिक, किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप लिए जाते हैं उनका क्रम या मतलब उनका सीक्वेंस क्या होता है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब उस जैसी मिलती जुलती समस्याओं को आप कलेक्ट कर लेते हैं, या प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, या आप जो प्रोसीजर नियम कायदे होते हैं उनको स्टार्ट कर देते हैं, या स्टेटिंग द प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को इंगित करते हैं, पहचानते हैं, केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग कंक्लूजन, या आप सीधा उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं बहुत बारीक तरीके से और फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। तो पहला स्टेप कंक्लूजन पर पहुंचना होगा नहीं, ये आपको क्लियर हो गया। तो फोर्थ वाला हमारा बनेगा नहीं ऑप्शन में, फोर्थ नंबर पहले है भी नहीं। बात करते हैं कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रॉब्लम। तो पहले आप अपनी प्रॉब्लम की जो मेन प्रॉब्लम है उसको पहचानेंगे, तभी तो उससे मिलती जुलती समस्याओं की पहचान करेंगे। तो इस हिसाब से 1 भी हमारा नहीं बनेगा और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 नहीं बनेगा। अब बात करते हैं पहले हम प्रॉब्लम को पहचानेंगे, तो थर्ड पहले नंबर पर आएगा, तो ये भी हमारा गया। अब थर्ड अगर हमारा पहले नंबर पे आ गया, इसको हम 1 नंबर अगर दे देते हैं, तो दूसरे नंबर पे आपको ये बताना है किस चीज़ को हम लेंगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेंगे या प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम लेंगे। तो इसमें जो चीज़ आपको लेनी चाहिए, मतलब अगर आप स्टेटिंग द प्रॉब्लम, किसी समस्या को पहचान सकते हैं, उसके बाद आप कहीं ना कहीं प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मतलब उसको समस्या के निवारण को उठाएंगे या उसकी जैसी मिलती जुलती प्रॉब्लम को उठाएंगे। तो मेनली है कि पहले तो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, फिर उससे मिलती जुलती प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, फिर कहीं ना कहीं उनका निवारण का तरीका खोजें, फिर केयरफुल ऑब्जर्वेशन की मदद से आप फाइनल कंक्लूजन दे सकते हैं, मेकिंग कंक्लूजन कर सकते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सा वाला, सेकंड वाला। थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपका कुछ और थिंकिंग हो तो आप एक्सप्लेन करिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, जिससे पता लगे कि आपका सोचने का क्या तरीका है, किस तरीके से आप अपनी सोच रहे हैं चीज़ों को, तो उससे चीज़ें समझने में क्लियरिटी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सीमा स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई एन एरो फॉल्स डाउन आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस, व्हाट रेमेडियल मेजर कुड बी गिवन टू हर। मतलब आपको पता है कक्षा 8 की एक बच्ची है, ठीक है, वो ये समझने में कहीं ना कहीं कठिनाई हो रही है कि किस वजह से कुछ दूरी तय करने के बाद जो तीर है वो नीचे की ओर गिर जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ समझाने के लिए आप जो रेमेडियल टीचिंग देंगे, ठीक है, उसको आप किस तरीके से मेजर करेंगे या क्या आपका तरीका होगा। टू शो हर हाउ एन एरो एंड अ वो लुक लाइक, मतलब आप ये बताएं किस तरीके से एरो दिखता है और किस तरीके से जो है आपका तीर दिखाई देता है।
या टीचिंग हर अबाउट फोर्स एंड मोशन, या उसे बल और गति के बारे में बताएंगे। टेलिंग हर टू रीड लॉ ऑफ मोशन, उसे जो लॉ लिखे हैं बुक्स में उनको पढ़ने के लिए कहेंगे। या सी विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन हायर क्लास, या आप ये सोच के चलेंगे कि ये अपने आप वो जो चैप्टर है वो अगली आगे आने वाली बड़ी कक्षाओं में सीख जाएगी। तो हमारा जो थर्ड एंड फोर्थ है कि वो बुक से पढ़ ले या आगे की कक्षा में अपने आप सीख जाएगी, ये दोनों अपने आप कट जाएंगे, है ना। अब बात करते हैं उसे एरो और बो में अंतर दिखाएंगे, तो यहाँ अलग अलग चीज़ों की बात करी नहीं गई है, इसलिए ये भी कट जाएगा। मेनली उसे कहीं ना कहीं फोर्स और मोशन के बारे में हम समझाएंगे, पढ़ाएंगे कि पहले अगर ये कॉन्सेप्ट अगर वो समझ जाती है तो आगे जो उसका एरो से रिलेटेड जो भी मिसकंसेप्शन है, जो भी उसके समझ में नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड जो रेमेडियल टीचिंग हम उसे देंगे वो सही सही उसको अंडरस्टैंडिंग करने के काबिल बन जाएगी। हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, एज अ क्लासरूम टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स यू आर एडवाइज टू कंसीडर वाइल फॉलोइंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग। मतलब आपको ये बताना है, अगर आप किसी क्लासरूम टीचर हैं किसी भी कक्षा के, तो आप कौन सा स्टेप लेंगे बच्चों को मैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को लेके। जनरेट अल्टरनेट सॉल्यूशंस, एंटिसिपेट और आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, एस्टेब्लिश क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ सॉल्यूशन और अ डिसीजन। तो अगर आप कहीं ना कहीं किसी क्लास टीचर के तौर पे आपका रोल है और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो आप मेनली क्या करेंगे, अल्टरनेट सॉल्यूशन भी तलाशेंगे, ठीक है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम भी करेंगे और कहीं ना कहीं क्राइटेरिया भी एक निर्धारित करेंगे इवैल्यूएटिंग के लिए, मतलब मूल्यांकन के लिए, और अपना डिसीजन भी निर्धारित करेंगे। तो इनमें जो तीनों आपके हैं ऊपर के, वो तीनों इस प्रोसेस में शामिल हो जाएंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज आर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, या 1 2 3 आर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस शुड अ टीचर कंसीडर्ड व्हाइल अप्लाइंग साइंस एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट डज द एक्टिविटी। मतलब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा एक एज अ टीचर आपके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग होगी जब आप कोई साइंस एक्टिविटी प्लान कर रहे होंगे बच्चों के लिए। हेल्प इन अराइविंग एट द आंसर टू द टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम, मतलब आप कहेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम दी गई है उनके आंसर तक पहुँचो। या अपील करेंगे कि कल्चरल बैकग्राउंड जो भी है बच्चों का उससे। या प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई साइंस कॉन्सेप्ट, या कहीं ना कहीं उन्हें ऐसे अवसर उपलब्ध कराएंगे जो उनके साइंस जितने कॉन्सेप्ट उन्होंने पढ़े हैं उनको वो अप्लाई कर पाएँ। या हेल्प स्टूडेंट्स टू परफॉर्म वेल इन फॉर्मेटिव असेसमेंट, या आप बच्चों को कहीं ना कहीं इस बात को बढ़ावा देंगे कि कैसे भी करके वो अपने जो फॉर्मेटिव असेसमेंट हम लेते हैं उसमें बेहतर कर पाएँ ओनली। तो देखो हमारा केवल मतलब ये नहीं है कि वो अपने मूल्यांकन में बेहतर करें, मूल्यांकन में बेहतर नेचुरली होना चाहिए। ऐसा नहीं है केवल इसलिए उन्हें तैयार कर रहे हैं कि ओनली कि हमारा काम निपटे और हम अपने ऊपर कोई बर्डन नहीं चाहते, इसलिए हमारे सारे बच्चे अपने असेसमेंट में अच्छा परफॉर्म करें, तो ये नहीं होगा। या टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम ही देना हमारा कहीं ना कहीं ये मोटिव नहीं है कोई भी एक्टिविटी प्लान करते समय, ठीक है। और एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो उनके कल्चरल बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, साथ ही साथ उन्हें ऐसे अवसर उपलब्ध कराना जो कि जो उन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे मिलते जुलते हो। तो बी एंड सी आर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस हिसाब से सही आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वॉट रोल इज और आर प्लेड बाई अ टीचर इन द इवेल्यूएशन ऑफ अ प्लान्ड करिकुलम। मतलब आपको ये बताना है कि कोई भी जब प्लान्ड करिकुलम होता है उसमें एज अ टीचर आपका क्या रोल होता है। टीचर शुड रिपोर्ट द रिजल्ट्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट एज रिक्वायर्ड, मतलब जो रिपोर्ट कार्ड देता है जो भी फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप बच्चों का असेसमेंट करते हैं उसका। या टीचर शुड शेयर द रिजल्ट ऑफ द असेसमेंट एंड प्रोग्रेस ग्रेड विद द स्टूडेंट, या बच्चों के साथ वो कहीं ना कहीं साझा करता है जो भी उनकी प्रोग्रेस है जो उसने मूल्यांकन की रखी होती है उसको। तो यहाँ एज अ टीचर आपका जो रोल है जब आप प्लान करिकुलम का इवैल्यूएशन करते हैं वो दोनों के अंतर्गत आता है। इस हिसाब से जो हमारा आंसर बनेगा बोथ 1 एंड 2 आर द राइट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द चैलेंजेस फॉर कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आपको ये बताना है सीसीई का जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या जो आप ऑप्शन देख रहे हैं उसमें से कौन सा चैलेंज के अंतर्गत आता है। लार्ज क्लास साइज, मतलब बच्चे में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे होना, या जो पीटीआर है आपका वो बहुत ज़्यादा होना, या रेमिडिएशन एंड इनरिचमेंट। तो जो आपका सीसीई में जो कहीं ना कहीं चैलेंज होगा, इसे आप बाधा नहीं कहेंगे, एज अ चैलेंज आप इसे ले सकते हैं। तो उसमें आपकी ये क्या आएगा, आपका लार्ज क्लास साइज, हाई पीपल टीचर रेशियो, अदरवाइज आपका रेमिडिएशन एंड इनरिचमेंट। तो आपका जो इसमें आएगा वो फर्स्ट एंड सेकंड आपका इसमें क्या बनेगा, चैलेंज बनेगा। क्योंकि जब बहुत बड़ी क्लास की साइज होगी, या आप उसे दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं हाई पीपल टीचर रेशियो, जब बहुत बड़ी संख्या में होगा। और सीसीई के अंतर्गत ही कहा गया है कि आप सतत और व्यापक मूल्यांकन करेंगे, तो एक बच्चे का सीसीई करने में आपको काफ़ी टाइम जाएगा, है ना। वो उसी के लिए आपको कई सारे पैरामीटर्स बनाने होंगे, और जब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एज अ चैलेंज होगा। तो इस हिसाब से आपका जो सही आंसर होगा 1 एंड 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं
कि द फॉलोइंग आर सम ऑफ द व्यूज अबाउट असेसमेंट इन साइंस, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट या इम्प्रैक्टिकल आइडियल फ्रॉम दोज गिवन बिलो। मतलब आपको ये बताना है कि आपका व्यू में असेसमेंट, जब आप साइंस का मूल्यांकन करेंगे तो इसमें सबसे इम्प्रैक्टिकल आइडिया कौन सा साबित होगा। वन कैन नॉट अंडरमाइन द इम्पोर्टेंट ऑफ इनफॉर्मल observation that are constantly collected by the teachers whenever they are interacting with children. Assessment need to flexible and manner modality may vary from student to student, a student to situation, and sometimes from one student group to another. A teacher will have to more flexible when dealing with the assessment of children with special need. As a science teacher, we must realize that we have to test everything that student knows using a variety of tools. मतलब आपको ये बताना है इन सब में कौन सा, अगर आप इसे हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, कि आप एज अ साइंस टीचर मूल्यांकन करते हैं बच्चों का, तो आपके में आदर्श रूप क्या होगा। ठीक है, तो अगर बात करें आदर्श रूप की, तो देखो केवल हम स्पेशल एजुकेशन के बच्चों को या स्पेशल नीड के बच्चों की यहाँ बात कर नहीं रहे हैं, इस हिसाब से हमारा कट जाएगा। ठीक है, और मेनली हमारा जब असेसमेंट करें तो असेसमेंट का मेनली मोटिव ये होता है कि असेसमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपका एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, ये आप सभी मानते हैं, जब फ्लेक्सिबल नहीं होगा, रिजिड होगा, तो वो असेसमेंट आप उसे प्रॉपर वे में किसी बच्चे का कर नहीं सकते। और इसमें जो क्वेश्चन आपका पूछा उस पर भी ध्यान अगर हमने, चूज द मोस्ट इम्प्रैक्टिकल आइडियल फ्रॉम दोज, मतलब इम्प्रैक्टिकल है वो, अब व्यवहारिक आप उसे कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ज़रा हम फिर से एक बार देख लेते हैं ऑप्शन को। वन कैन नॉट अंडरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन दैट आर कॉन्स्टेंटली कलेक्टेड बाई द टीचर्स वेन एवर दे आर interacting with children. Assessment need to flexible and manner and modalities may vary from situation to situation and sometimes from one student group to another. Teachers will have to more flexible when dealing with assessment of children with special need. As a science teacher, we must realize that to test everything that the student knows using a variety of tools. तो इसमें जो इम्प्रैक्टिकल है अगर हम बात करें तो हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा सिचुएशन टू सिचुएशन और समटाइम्स वन ग्रुप एंड अदर ग्रुप। तो हमारा जो सही आंसर होगा इम्प्रैक्टिकल में, क्योंकि आप हर सिचुएशन में एक फ्लेक्सिबल नहीं रूप ले सकते कि आप सिचुएशन में बदलें, वो कहीं ना इम्प्रैक्टिकल है। सुनने में अच्छा लगता है और अच्छा भी है अगर आप प्रैक्टिकल में से लाते हैं, बट इन जनरल अगर आप देखें रियलिटी में तो वो इम्प्रैक्टिकल की श्रेणी में ही आएगा, है ना। बाकी आप एक बार इसको और अपने ढंग से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन साइंस टीचिंग विच टाइप ऑफ टीचिंग शुड बी प्लान्ड आफ्टर डायग्नोसिंग द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब आपको ये बताना है अगर साइंस टीचिंग में आप जब बच्चे से साइंस टीचिंग आप जब कर रहे होते हैं तो किस तरीके का आप मेथड है, किस तरीके की टीचिंग आप अपनाएंगे किसी बच्चे की, जब आप डायग्नोस कर लेंगे कोई लर्निंग डिफिकल्टी को। क्या टीम टीचिंग है, रेमेडियल है, माइक्रो टीचिंग है और डायग्नोस्टिक है। तो जब आप डायग्नोस कर लेंगे आप इसे जानकारी मिल जाएगी कि किस चीज़ में बच्चे को दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए जो आप निवारण के लिए जो चीज़ यूज़ करेंगे, जिस तरीके की आप शिक्षण का उपयोग करेंगे, वो है आपकी रेमेडियल टीचिंग, है ना। तो ऑप्शन आपका 2 इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट सूटेबल फॉर डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल प्रॉब्लम। आपको ये बताना है सोशल प्रॉब्लम को समझाने के लिए आप किस तरीके की चीज़ का उपयोग करेंगे जो बहुत ही बेहतरीन हो किसी भी सोशल प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करने के लिए, क्लियरली समझाने के लिए। रोल प्ले है, केस स्टडी है, फिल्म स्क्रीनिंग है या फोटो ऐसे है। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो है आपका रोल प्ले। क्यों रोल प्ले? क्योंकि आप सोशल प्रॉब्लम को रोल प्ले के माध्यम से बहुत अच्छी इफेक्टिव वे में बच्चों से कनेक्ट करा सकते हैं बच्चों को, और उन्हें समझा भी उस चीज़ को सकते हैं, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं सोशल बैकग्राउंड से जुड़ी हुई चीज़ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच टाइप ऑफ टीचिंग शुड बी प्लान्ड आफ्टर डायग्नोजिंग द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स इन साइंस टीचिंग। ये मे भी शायद क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था, तो मैं चाहूँगा इसका आंसर एज अ होमवर्क आप हमें दें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इन्हांस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन। मतलब आपको ये बताना है इनमें से कौन सी एक चीज़ है जो बच्चों की कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस करने का काम करेगी। आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड साइंस टेक्स्ट बुक, नहीं, साइंस टेक्स्ट बुक को हम पढ़वा के उनके लिए थिंकिंग लेवल को इन्हांस नहीं कर सकते, ठीक है, या क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बढ़ा सकते। ये आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड एंड एक्सटेंड लर्निंग गिवन इन द टेक्स्ट बुक, ये बात भी नहीं होगा। आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्फ इन अ ग्रुप फॉलोड बाई शेयरिंग इन लार्ज ग्रुप। तो हाँ, बच्चों को अगर हम मौका देंगे डिस्कशन करने का तो वो कई ऐसे पहलू को भी टच करेंगे जो नॉर्मल टीचिंग में हम कवर अप नहीं कर सकते। तो इससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस भी उठेंगे जो उन्हें सोचने के लिए मजबूर करेंगे, तो वही उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम करेगा। तो इस हिसाब से जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजीज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू असेस द एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंटल स्किल ऑफ स्टूडेंट इन साइंस क्लासरूम। आपको ये बताना है कि साइंस क्लासरूम में किसी बच्चे की अगर आप एक्सपेरिमेंटल स्किल को असेस करना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है। पेपर पेंसिल है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, चेकलिस्ट है या कॉन्सेप्ट मैपिंग है। तो देखिए, अगर आप प्रैक्टिकल स्किल या उनकी एक्सपेरिमेंटल स्किल को चेक करना चाहते हैं, उसका असेसमेंट करना चाहते हैं, तो पेपर पेंसिल होगा नहीं, चेकलिस्ट होगा नहीं, कॉन्सेप्ट मैपिंग होगा नहीं। इसका सबसे अच्छा और सटीक तरीका है आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। मेनली प्रैक्टिकल रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा आपका, आपने इसको ईवीएस में नहीं पढ़ा, तभी मैंने आपको ईवीएस में डिस्कस किया था तो बताया था आपकी जो प्रोसेस स्किल है बहुत इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसी प्रोसेस स्किल होती हैं जो उसी सब्जेक्ट के पर्टिकुलर लिए बनाई जाती हैं या उसी सब्जेक्ट्स की लर्निंग या अंडरस्टैंडिंग से हमारे अंदर विकसित होती हैं। तो इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर पढ़िएगा। अगली बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजीज इज नॉट सूटेबल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्नर्स इन साइंस। मतलब आपको ये बताना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में हम डिस्कस काफ़ी कर चुके हैं और समेटिव असेसमेंट भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको ये बताना है फॉर्मेटिव असेसमेंट साइंस में बच्चों की अगर हम करना चाहें तो कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो सूटेबल नहीं है। यहाँ नॉट वर्ड आप ध्यान से देखिएगा, क्या वो जनरल राइटिंग है, फील्ड ट्रिप है, टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट है या कॉन्सेप्ट मैपिंग है। तो मेनली बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो ये आपका कहीं ना कहीं टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट होगा। ठीक है, हो सकता है कई लोग इसे जनरल राइटिंग इस तरीके की चीज़ें लगा रहे हो, लेकिन मेनली क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट होते हैं ये एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में आप बच्चों से कराते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंस ऑफ थिंकिंग है ना, फ्रीली चीज़ों को डिस्कस करने की, उसका कहीं ना कहीं वो चीज़ कमज़ोर हो जाती है, तो जिसे आप फॉर्मेटिव असेसमेंट के तौर पर नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थे आज के बेहतरीन क्वेश्चन। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा आज का प्रैक्टिस सेशन। हाँ, थोड़े क्वेश्चन का जो लेंथ है आपको कह सकते हैं थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन से जो सीधे आंसर तक आपको पहुंचाते हैं उनसे थोड़े से हैवी थे। इनमें पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, उनको पढ़ने से ज़्यादा उस कॉन्सेप्ट को, जो स्टोरी आपको दी जा रही है क्वेश्चन में, उसको समझने में वक्त लगता है। तो अगर आप चाहें तो इस क्लास को एक बार और रिवाइंड करके 2x पे देख सकते हैं, तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता आपको क्लियरली वे में ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे सीधा सीधा कॉन्सेप्ट को आपको सीधा सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ ली गई। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, बट जो पेडागोजी के क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं अप्लाइड क्वेश्चन में आते हैं। तो आपको खुद को उनकी जगह रख के सोचना होगा ताकि आप आंसर तक पहुँच पाएँ। बाकी मिलते हैं अगले इसी साइंस पेडागोजी के प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।